राजकोषीय घाटा। क्या होता है राजकोषीय घाटा? उधार को छोड़कर। अब सरकार ने उधार लिया, घाटा हुआ, उस घाटे को पूरा करेगा। पूरा करने के लिए क्या लेगा? ऋण लेगा। अब ऋण लेगा तो ये देखो क्या लिखा है, ऋण में वृद्धि होगी, उधारी में वृद्धि हो जाएगी। राजकोषीय घाटा देखो, पीछे चलते हैं, यही तो था। राजकोषीय घाटे के प्रकार है, ये दो प्रकार है, सकल राजकोषीय घाटा और निवल राजकोषीय घाटा। इससे पहले ये राजकोषीय घाटा, कुल खर्च, कुल प्राप्तियां, जिसमें उधार को हटा दो। तो इस उधार को हटाने के हटाओगे कैसे? हटा तो दिया लेकिन चुकता तो करना पड़ेगा ना। तो उधार को चुकता करने के लिए फिर उधार लेंगे, उधार लेंगे तो ऋण क्या बढ़ जाएगा, ऋण में वृद्धि होगी। अच्छी बात भी है और बुरी बात भी है। सिंगल पॉइंट से नहीं देखा जाएगा। अगर आप सार्वजनिक खर्च के लिए ऋण ले रहे हो तो बुरी बात है, और अगर विकासात्मक कार्यों के खर्च के लिए ले रहे हो तो अच्छी बात है। आप उधार लेकर के मोबाइल खरीद ले हो एप्पल का तो बुरी बात है, लेकिन उधार लेकर के मोबाइल की दुकान खोल रहे हो अच्छी बात है, बुरी बात है। अब वहां रिस्क है, आपने उधार लेकर के शेयर खरीद लिया, वहां रिस्क है। अगर रिस्क ले सकते हो, हमेशा रिस्क उसी पैसे में लेनी चाहिए जो आपके पास पड़ा है, सुरक्षित पड़ा है, ये कोई यूज नहीं है, वहां आप रिस्क ले सकते हो। उधार लेकर रिस्क लोगे तो फिर रिस्क लेना पड़ेगा, फिर उधार को चुकता करने के लिए फिर उधार। तो पहला पॉइंट ये लिखो, देखो टुकड़े टुकड़े करके करना है। क्या है? राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि होगी। क्यों? अब क्यों का कारण नहीं लिखना है, क्यों तो पता ही है ना अपन को कि राजकोषीय घाटों को पूरा करने के लिए सरकार आंतरिक और बाह्य स्रोतों से ऋण लेती है। तो ऋण दो प्रकार के, बाहरी और आंतरिक स्रोतों से। घाटे को, अब घाटा है, किसी प्रकार का घाटा है, पूरा करने के लिए क्या किया जाएगा? ऋण लेंगे। अब उधार लिया, उधार लेने पर सरकार के पास मुद्रा आई तो सरकार रुपए का क्या करेगी? पड़ा रखेगी क्या? वो बाजार में तरलता बढ़ाएगी, तरलता बढ़ाती ही बाजार में मुद्रा की आपूर्ति बढ़ जाएगी और उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगी। आज बात समझ में? उधार, घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया। उधार हम दो प्रकार से लेते हैं, देश के आंतरिक और बाह्य स्रोतों से। उधार लिया गया पैसा ऐसा थोड़ी है कि लेकर के आप रख लेंगे, कहीं के उसको निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो पैसा कहाँ गया? बाजार में गया, तो लोगों के हाथ में पैसा आया, मुद्रा की मात्रा, तरलता बढ़ गई और तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी। मुद्रा की मात्रा बढ़ी, जब मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तो उसकी कीमत कम होती है। मुद्रा की मात्रा बढ़ेगी, पैसा आया है, मुद्रा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो मुद्रा की कीमत बढ़ जाएगी, घट जाएगी। हाँ, मुद्रा की वैल्यू कह रहा हूं, कीमत 1 रुपये या 80 पैसे के बराबर हो गया। क्राउडिंग आउट प्रभाव की स्थिति बनती है, अर्थात उच्च राजकोषीय घाटे के कारण कुल निवेश, पूंजी निवेश, पूंजी निर्माण में कमी आती है। इसी को क्या कहते हैं? क्राउडिंग आउट कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्राउडिंग आउट क्या है? क्राउडिंग आउट क्या है? यानी घाटा हो गया। अब राजकोषीय घाटा अधिक होने के कारण क्या करेंगे? आप पूंजी निवेश कम करोगे, यानी कुल निवेश, पूंजी निवेश और पूंजी निर्माण में कमी आएगी।
पूंजी निवेश में कमी आएगी तो पूंजी निर्माण में भी तो कमी आएगी। पूंजी निवेश का मतलब आपके पास पैसा पड़ा है और आपने उसको पड़ा रखा, तो क्या पूंजी निर्माण होगा? नहीं। वो पैसा पड़ा है आपके पास, आपने चाहे पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दिया, चाहे 2% ही ब्याज मिला, कुछ तो मिला, पूंजी निर्माण हुआ। बैंक में एफडी करवा दी, या आपने कोई न कोई ऐसी कोई वस्तु खरीद ली, शेयर मार्केट से कोई शेयर खरीद लिया, तो पूंजी निर्माण में क्या आएगी? कमी आती है, क्राउडिंग आउट हो जाता है। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए राजकोषीय घाटे से क्राउडिंग आउट की स्थिति बनती है, अर्थात निवेश कम होता है, सरकार खर्च कम करेगी। तो उधार लेना लाभदायक भी है, हानिकारक भी है। आगे बात समझ में, ये पेज समझ में आ गया? देश की क्रेडिट रेटिंग कम हो जाएगी। ये एक बार पूछा हुआ प्रश्न है कि क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसियां हैं उनके नाम लिखो। आरएस मेंस में आया हुआ है क्रेडिट रेटिंग कंपनियों के नाम बताओ, कौन कौन सी एजेंसी? मूडीज हैं और क्रिसल हैं, कोई 2 कंपनियों के नाम पूछे, ये पूछा हुआ है। एक बार राष्ट्रीय जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम पूछा था, कौन से? हाँ देखो, तो रेटिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और क्या होगा? सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में खर्च में कमी आएगी, वही बात है ना, सार्वजनिक खर्च में कमी आएगी, क्योंकि पैसा ही नहीं है। आदमी धर्म कार्यों पर खर्च कब करता है? तो उसके बाद पैसा बहुत ज्यादा आता है। इसी प्रकार सरकार सामाजिक कल्याण पर खर्च कब करती है ज्यादा? जब उसके पास पैसा आता है। सामाजिक कल्याण मतलब राजस्व खर्च है, जिससे कोई उसको आय प्राप्त होने वाली नहीं है। अब देखो, अब जब सामाजिक कल्याण के लिए पैसे नहीं है तो और आधारभूत संरचना के विस्तार में कमी आएगी। क्यों? निवेश के लिए पैसा ही नहीं है। और निवेश नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? उत्पादन कम होगा। उत्पादन कम होगा तो सकल घरेलू उत्पाद में कमी आएगी, जीडीपी में कमी आएगी। अभी जीडीपी बढ़ी है, पिछले 3 महीनों में जीडीपी में वृद्धि हुई है लगभग 6.25% के आसपास। वृद्धि दर में कमी आती है और ऋण के लिए विदेशियों पर निर्भरता बढ़ती जाती है। ऋण के लिए नहीं, परसेंटेज नहीं, 6.7 को समथिंग की वृद्धि हुई। 7.6 थी या 6.7 थी? कल की तो न्यूज है, कल या परसों की। विदेशों पर निर्भरता बढ़ती है। अब इसमें ये याद करने लायक है क्या? अंडरस्टूड है, घाटा है। घाटा है तो पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो सारे खर्च बंद हो गए। प्राथमिक घाटा क्या होता है? प्राथमिक घाटा क्या होगा? देखो, जो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा में से क्या करें? ब्याज भुगतान को माइनस कर दें। राजकोषीय घाटे में ब्याज भी आ रहा है, शामिल है कि हमने इतना ब्याज चुकाया है, ब्याज चुकाया है। तो ब्याज, टोटल घाटे में ब्याज भी शामिल है, उधार लिए हुए पर दिया जाने वाला ब्याज भी घाटे में शामिल है। तो उस ब्याज को माइनस कर दो तो पीछे बचेगा वो राजकोषीय, वो प्राथमिक घाटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्राथमिक घाटा कहलाएगा। समझ गए? राजकोषीय घाटा उधार को छोड़ दो तो राजकोषीय घाटा है। प्राथमिक घाटा ब्याज को छोड़ दो तो प्राथमिक घाटा। अब ये जो फॉर्मूला है इसी की व्याख्या की गई है कि चालू वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे और पहले से ली गई उधारियों
और ब्याज भुगतान का अंतर प्राथमिक घाटा कहलाता है। राजकोषीय घाटा और पहले से ली गई उधारियों पर ब्याज भुगतान के अंतर को राजकोषीय प्राथमिक घाटा कहते हैं। ये देखो ये क्या कह रहा है, सकल राजकोषीय घाटे में से, बात एक ही है, में से ब्याज की घटाने पर सकल प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। सकल राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, सकल राजकोषीय घाटा तो क्या कहलाएगा, सकल प्राथमिक घाटा कहलाएगा, सकल प्राथमिक घाटा कहलाएगा। समझ गए। अब वही बात है, निवल राजकोषीय घाटे में से निवल ब्याज को घटाने पर निवल प्राथमिक घाटा प्राप्त होगा। सकल में से ब्याज घटाओगे तो सकल प्राथमिक घाटा, निवल राजकोषीय घाटे में से ब्याज घटाओगे तो निवल राजकोषीय प्राथमिक घाटा। सरल सा है। प्राथमिक घाटा क्या किया, राजकोषीय घाटे में से माइनस किया आपने, ठीक है। राजकोषीय घाटे दो प्रकार के थे, सकल और निवल। सकल में से घटाओगे तो सकल प्राथमिक घाटा, और निवल में से घटाओगे तो निवल प्राथमिक घाटा। घटाना आपको ब्याज ही है, जो आपने ब्याज का भुगतान दिया है एक वित्तीय वर्ष में। अब चाहे उधार चाहे 20 साल पहले का लिया हो, लेकिन उधार आपने जो ब्याज चुकाया है वो जिस करंट ईयर में चुकाया है उस करंट ईयर में से माइनस कर दो तो प्राथमिक घाटा आ जाएगा। समझ गए, आसान है, ज्यादा दिक्कत नहीं। समझने पर तो ये जो टेक्निकली है खैर, लेकिन ये सब समझ में आना चाहिए कि क्या क्या है, सकल क्या है, निवल क्या है, राजकोष क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटे के प्रकार क्या क्या है, प्राथमिक द्वारा उपयोग यानी राजस्व घाटा, ब्याज भुगतान, क्या प्राप्तियों और लाभ व इसको छोड़ो, इसको छोड़ दो। देखो ये लिखो, देखो कितना घाटा सरकार के उपयोग से संबंधित बजट से उत्पन्न हुआ है। यानी प्राथमिक घाटे से क्या पता चलता है कि सरकार के कितना घाटा है जो बजट से उत्पन्न हुआ है। बजट से उत्पन्न कैसे, बजट से उत्पन्न कैसे कि आपने घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया, उधार पर वापस ब्याज चुकाया, तो उधार लिया गया है ना, वो किस लिए लिया गया, बजटीय घाटे को पूरा करने के लिए। बजट घाटे में क्या था, कुल खर्च में से कुल प्राप्तियों का अंतर, उस अंतर को पूरा करने के लिए क्या करोगे, उधार लोगे। उधार लिया तो उस बदले ब्याज चुकाओगे। अब ब्याज को राजकोषीय घाटे में से माइनस करोगे तो प्राथमिक घाटा आएगा। तो ये जो प्राथमिक घाटा है वो हमेशा बजट से उत्पन्न होता है या बजटीय घाटे से उत्पन्न होता है। लिखो इसको, देखो प्राथमिक घाटा बजटीय घाटे से उत्पन्न होता है। प्राथमिक घाटा निवेश, प्राथमिक घाटा ब्रैकेट में निवेश करना, यानी ऐसा प्राथमिक घाटा जो निवेश की वजह से, निवेश में तो क्या आएगा, पूंजीगत खर्च। पूंजीगत खर्च किया, इसका मतलब आपने क्या किया है, ये हाँ निवेश ही किया है ना, कुछ न कुछ निर्माण किया है। और ब्याज प्राप्तियां, आपको ब्याज मिली, माइनस करना है, ये माइनस करना है। फिर लाभ और लाभांश माइनस करने, और ऋण की वापसी माइनस करने, और अन्य प्राप्तियां माइनस करती है। इसमें से
प्राथमिक घाटा निवेश में से, जो जितना निवेश किया है। हाँ हाँ, ये ब्याज की प्राप्ति आप माइनस करोगे उसमें से। ब्याज तो अपने उधार दिया है, लाभ, लाभांश और ऋण की वापसी और अन्य कोई भी प्राप्ति हुई है वो सारी मिलेगी, तब क्या क्या कहलाएगा, ये माइनस कर लेंगे तो प्राथमिक घाटा निवेश कहलाएगा। और ये माइनस किस में से किया आपने सारा का, पूंजीगत व्यय में से किया है। पूंजीगत जितना भी खर्च किया है उसमें से आपने ब्याज प्राप्तियां हुई हैं वो आपने खर्च कर ली, कुछ लाभ मिला। देखो वापस बताऊं, पूंजीगत व्यय इसका मतलब आपके पास पैसा आया है, पैसा कहाँ से आया, ये ब्याज की प्राप्ति से आया है। और कहाँ से आया, लाभ से आया है, कोई लाभांश मिला है आपको, या कोई ऋण वापस मिला है, उधार दिया था वो वापस वो पूरा का पूरा वापस दे दिया गया, तो पूंजीगत प्राप्तियां हुई। तो ये जितना भी खर्च हुआ है इनमें से ये माइनस कर दो, ये सारा माइनस कर दो, तो जो पीछे बचेगा वो प्राथमिक घाटा निवेश कहलाएगा। घाटा है ये। हाँ तो बनाओ, अपने आप बना दो, इतना तो है ही है, पढ़े लिखे हो सारे सारे, पढ़े लिखे नहीं हो क्या। ये जब टाइपिस्ट की विशेषता होती है, उसे जो दिखता है वो ही लिखता है वो। ये बताता है कि सरकार विनियोग से संबंधित कितना घाटा है, यानी सरकार ने विनियोग से कितना घाटा प्राप्त हुआ है। विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट है, या विनिवेश नहीं है, ये कि दिमाग में आ जाए अच्छा विनिवेश कर दिया, विनिवेश नहीं है ये आपका निवेश है। ये मौद्रीकृत घाटा, मौद्रीकृत घाटा, मौद्रीकृत घाटा। देखो बजट घाटे को पूरा करने के लिए उधार लिया तो क्या बन गया, राजकोषीय घाटा बन गया। राजकोषीय घाटे को उधार को पूरा करने के लिए उधार लेंगे तो क्या कहलाएगा, मौद्रीकृत घाटा। यानी ये क्या करेगी, मुद्रा के रूप में प्राप्त करेगी कहीं न कहीं। पहले भी मुद्रा, पैसा तो कोई भी मुद्रा के रूप में ही होगा, लेकिन अब स्रोत अलग हो जाएगा। तो क्या हुआ देखो, राजकोषीय घाटे की पूर्ति करने के लिए आंतरिक और बाह्य स्रोतों से ऋण लेती है। राजकोषीय घाटे की पूर्ति के लिए ऋण लेती है, और वो क्या कहलाता है, मौद्रीकृत घाटा कहलाता है। और क्या करेगी, नोट जारी कर दो, बैंक को, रिजर्व बैंक को कह दिया कि चलो नोट कर लो, नोट जारी कर लो। तो इसमें इनके लिए क्या हो करेगा, या तो वो सरकार क्या करेगी, उधार लेगी, या फिर नए नोट जारी करेगी, और इससे जो घाटा होगा वो मौद्रीकृत घाटा। तब क्या लेगी, देखो ऋण, तो ऋण कहां से ले रही है सरकार, ऋण हमेशा रिजर्व बैंक से ही लेगी। तो रिजर्व बैंक कहां से लाएगी, रिजर्व बैंक क्या करेगी, सरकार की जो बॉन्ड हैं वो बेचेगी। सरकार की प्रतिभूतियां व बॉन्ड बेचती हैं। सरकार अपने जो बॉन्ड वगैरह, ऋण पत्र वगैरह बेचती हैं वो रिजर्व बैंक के माध्यम से बेचती है। रिजर्व बैंक की ऋणों का प्रबंध करती है। समझ गए, मौद्रीकृत घाटा कैसा घाटा है, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार उधार लेती है या नए नोट जारी करवाती है, और दोनों काम रिजर्व बैंक के माध्यम से करवाएगी।
दोनों काम किसके माध्यम से? रिजर्व बैंक के। अगर नोट जारी करना है तो रिजर्व बैंक करेगी, वो तो पता ही है आपको, और या फिर उधार लेना है तो रिजर्व बैंक से। तो रिजर्व बैंक कहाँ से करेगी? तो रिजर्व बैंक को सरकार कहेगी कि आप प्रतिभूतियां हैं, सरकारी प्रतिभूतियां हैं, वो बेचो। वो बेचेगी और वो पैसे सरकार को उपलब्ध करवाएगी। तो ये कौन सा घाटा कहलाएगा? मौद्रीकृत घाटा, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। चले आगे। तो आज कौन सा घाटा किया आपने? एक तो प्राथमिक घाटा किया है, एक मौद्रीकृत घाटा किया। ये पॉइंट है बस इसका, और कुछ नहीं है। इस घाटे की पूर्ति के लिए क्या करेगी? उधार लेगी। और उधार किससे लेगी? ये सारा काम कौन करेगा? आरबीआई करेगी। आरबीआई फिर क्या करेगी? क्योंकि बॉन्ड और प्रतिभूतियां बेचेगी, ऋणों का प्रबंधन करेगी। क्रियात्मक घाटा, क्रियात्मक घाटा, क्रियात्मक घाटा क्या होगा? जो सकल राजकोषीय घाटा है उसमें से जो स्फीतिक प्रभाव हैं, इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है, उनको माइनस कर दो कि इतने स्फीति, मुद्रा स्फीति की वजह से इतना घाटा हुआ, उसको माइनस कर दो, तो क्रियात्मक घाटा कहलाएगा। राजकोषीय घाटे में से, जो राजकोषीय घाटा हो उसमें से मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करने पर, मुद्रास्फीति के प्रभाव को माइनस कर दो, तो क्रियात्मक घाटा प्राप्त होगा। राजकोषीय घाटे में से मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करना, राजकोषीय घाटे में से मुद्रास्फीति के प्रभाव को समाप्त करना क्या कहलाएगा? क्रियात्मक घाटा कहलाएगा। राजकोषीय घाटे में से मुद्रास्फीति के प्रभाव को हटाने पर क्रियात्मक घाटा प्राप्त होगा। राजकोषीय दुष्चक्र, ये पूछा हुआ एक बार। एक आता है गरीबी का दुष्चक्र, ये ऋण के बदले, ऋण चुकाने के लिए ऋण लेना, राजकोषीय दुष्चक्र। घाटे को पूरा करने के लिए और उधार लिया तो घाटे में घाटा। देखो, सरकार के खर्च में वृद्धि से, खर्च में वृद्धि कब होगा? जब सरकार उधार लेके या सार्वजनिक खर्च ज्यादा कर रही है। वृद्धि से जनता की मांगों में वृद्धि होती है। क्यों? हाँ, क्योंकि सरकार जब भी पैसा खर्च करेगी तो मांग में वृद्धि होगी, क्यों? तरलता बढ़ी। जब भी, ध्यान रखना, महंगाई, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो महंगाई उस समय बढ़ती है जब डीए बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट बढ़ रहा है। खेल सरकारी कर्मचारी की बात नहीं की जा रही है यहाँ सारे उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की बात की जा रही। सबका बढ़ता है, चाहे वो प्राइवेट किसी कंपनी में ही काम कर रहा है तो वहां पर भी उनकी वेतन वृद्धि होती है, तभी महंगाई बढ़ेगी। क्यों महंगाई क्यों बढ़ी? क्योंकि पैसा आया है। अब वो किसी कर्मचारी के पास पैसा आता है तो वो क्या करेगा? खर्च करेगा। उसको खर्च नहीं करेगा तो बैंक में रखेगा, तो बैंक में रखेगा तो फिर बैंक वाला क्या करेगा? वो उधार देगा, ऋण देगा। आप पैसा घूमकर कहाँ आया? बाजार में। बैंक क्या काम करती है? बिचौलिए का काम करती है। जिनके पास अधिशेष पैसा पड़ा है उनसे लेकर के लेती है और जिनको जरूरत है उनको देती है। तो मांगों में वृद्धि होती है और जिससे महंगाई बढ़ जाती है। देखो, मांग में वृद्धि होती है, मांग में वृद्धि होगी। मांग में वृद्धि क्यों हुई? क्योंकि सरकार, जनता के पास पैसा आया है। तो पैसा कहां से आया? कि सरकार ने सार्वजनिक खर्च में वृद्धि कर दी है।
समझ गए? सरकार के द्वारा खर्च में वृद्धि से जनता की मांगों में वृद्धि होती है, जिससे महंगाई बढ़ती है। फिर जब सार्वजनिक खर्च में वृद्धि होती है, बात एक ही है, यहाँ पे केवल खर्च लिखा है, यहाँ पर सार्वजनिक खर्च लिखा है। यहाँ खर्च हो सके तो विकासात्मक खर्च भी हो सकता है। ये सार्वजनिक खर्च का मतलब है जिनसे कोई आय नहीं हो रही। सार्वजनिक खर्च में वृद्धि होगी तो सरकार की ब्याज देनदारियां बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि पैसा उधार देने के बजाय, उधारी चुकाने के बजाय, ब्याज चुकाने के बजाय सरकार ने क्या किया? सार्वजनिक खर्च में कर दिया, जिससे राजस्व घाटा बढ़ जाता है। ये देखो राजस्व घाटा कैसे बढ़ा? सार्वजनिक खर्च में वृद्धि कर रहे हो आप, ठीक है, वृद्धि हो गई और ब्याज आपने भुगतान किया नहीं, तो अब आपके पास जो कमी आई है वो किसकी कमी आई है? राजस्व की कमी आई। किसकी कमी आई? राजस्व की कमी आई। और फिर उस राजस्व की कमी को पूरा करने के लिए क्या करोगे? उधार लोगे। इसी को क्या कहते हैं? राजकोषीय दुष्चक्र। अब देखो, इसकी पूर्ति के लिए सरकार पुनः ऋण लेती है, इसी को राजकोषीय दुष्चक्र कहते हैं। प्रश्न आ जाए, ऋण चक्र क्या है? ऋणों का दुष्चक्र क्या है? ऋण की पूर्ति के लिए ऋण लेना कई लोग करते हैं। कल ही बताया था इन्होंने, इनका जो भी, हाँ, उसने उधार 1.5 लाख खर्च कर दिया। अब तनख्वाह तो जो वही है जो आ रही है, 1.5 लाख चुकता कैसे करें? तो उधार लिया। उधारी को चुकता करने के लिए उधार लेना। कई बार होता है ना, ऋण ले लिया, व्यवस्था सही नहीं बैठी, किसी तो ऐसे करते हैं। तो कई जन ऐसे करते हैं कि एक से ऋण लिया, अब वहां पे चुकता नहीं हो पा रहा है, तो दूसरे लेकर के इसको चुकता कर दिया, अब इसको कर रहे हैं, और ज्यादा होगा तो फिर वो ये पता नहीं क्या है, सिबिल खराब हो जाएगा। पता नहीं क्या सिबिल है, सिबिल किसी का भी खराब हो सकता है। बैठे बैठे आपने कुछ कभी ऋण नहीं लिया, सिबिल खराब हो गया। हुआ है एक दो, वो उनके नाम का किसी ने ऋण लिया किसी के, गारंटर, हाँ, गारंटर बनने पर भी आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो कम हो जाएगी। राजकोषीय दुष्चक्र समझ में आ गया? सीधी सी बात है, सरकार के खर्च या सार्वजनिक खर्च में वृद्धि होती है, उस वृद्धि होती है तो ब्याज चुकता में कमी आ जाती है, ब्याज नहीं चुका पाते हैं, और उसको चुकाने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उधार लेना। और उधार को चुकाने के लिए उधार लेना ही क्या कहलाएगा? राजकोषीय दुष्चक्र कहलाएगा। राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कैसे करेंगे? राजकोषीय घाटे को नियंत्रित कैसे करेंगे? तो पहले नकारात्मक उपाय कि हमें क्या नहीं करना है। नकारात्मक उपाय का मतलब है हमें क्या क्या नहीं करना है। तो कि हम क्या करेंगे कि जो भी, आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी। देखो, जो भी अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय है, व्यय का भुगतान जो किया जा रहा है, अनुत्पादक सार्वजनिक व्यय भुगतान, गैर योजनागत खर्च, ब्याज भुगतान और प्रशासनिक खर्च में क्या करेंगे? सब्सिडी को कम करने का कार्य करती है। कम करने का कार्य करना, इन सबको कम किया। प्रशासनिक खर्च को कम करेंगे, सब्सिडी को कम करेंगे। अनुत्पादक जो सार्वजनिक खर्च हो रहा है, अनुत्पादक जो सार्वजनिक खर्च हो रहा है, या जो गैर योजनागत, वैसे गैर योजनागत अब है नहीं, ये गैर विकासात्मक खर्च हो गया, इसको अपन उनको कम कर दिया जाएगा। अगर वैसे देखा जाए तो प्रैक्टिकल चीजें कि ब्याज भुगतान कम कर दो, यानी उधार कम लो तो ब्याज भुगतान कम करना पड़ेगा। प्रशासनिक खर्च कम करो, सब्सिडी को कम कर दो, अनुत्पादक सार्वजनिक खर्च हैं, भुगतान है, उनको कम कर दो, गैर योजनागत खर्च है उसको कम कर दो। तो क्या कहलाएगा?
ये क्या करने के लिए है? राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने का है। नकारात्मक उपाय कि नकारात्मक मतलब क्या न करें, सॉरी, क्या कम करें, तो ये इनको कम कर लो। फिर क्या करो? उधार कम से कम ले, विदेशों से उधार कम से कम ले। सब्सिडी को कम करना और लक्षित सब्सिडी की नीति अपनाना। सब्सिडी को कम करना, लक्षित सब्सिडी क्या है? हाँ, जिनको जरूरत है उन्हीं को सब्सिडी मिले, सबको नहीं। जैसे पहले गैस सिलेंडर सबको मिलती थी ना, अब सबको नहीं मिलती है। लक्षित सब्सिडी है, आइए कि वास्तव में जिनको जरूरत है उनको सब्सिडी दी जाए। फिर आप लक्षित सब्सिडी दे रहे हो कि हाँ, तो वो सीधे खाते में जमा करो, चाहे घपलेबाजी ना हो। वरना क्या होता था पहले, जैसे गैस सिलेंडर का ही है, सब्सिडी आती थी, मेरे नाम का सिलेंडर किसी और को दे दिया और वो भी ऊंची कीमत पर, तो उधर से भी पैसे ले रहे हैं वो और इधर से भी पैसे ले रहे हैं। अब कम कर दिया, अब ऐसा नहीं है, जिसके नाम पे जाएगा सिलेंडर उसी के खाते में। अब तो ओटीपी वाला सिस्टम भी कर दिया, जिसने बुक करवाई है उसके जैसे बुक करवाओगे आपकी ओटीपी आएगी। जब गैस सिलेंडर देने आएगा तो आपको ओटीपी बतानी है, ओटीपी बता करके आपको वो एंट्री कर लेगा उसमें, ताकि सिलेंडर है वो जिसके पास पहुंचना चाहिए उसी के पास पहुंचे। प्रशासनिक खर्च में कमी करें, क्या करने के लिए? राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, कमी करने के लिए। सार्वजनिक, देखो अब यही तो मुद्दा है, लोग के बेरोजगारी अरे बेरोजगारी कब नहीं थी? बेरोजगारी सदाबहार है, हमेशा रहेगी, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। तो इस बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, रियल देखा जाए तो बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं, मुद्दे बहुत सारे हैं दूसरे। बेरोजगारी खत्म हो ही नहीं सकती। पूरे भारत में कितने लोग बेरोजगार होंगे? 1 करोड़। 1 करोड़ को नौकरी दी जा सकती है क्या? अब कोई किसी राज्य का प्रमुख मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कहते कि हम साल में 10 लाख नौकरी देंगे, अरे संभव नहीं है, संभव नहीं है। तो नौकरियों में को कम करना, पेट्रोल व डीजल पर सब्सिडी कम कर, पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। अब पेट्रोल और डीजल का चलो भाव बढ़ रहा है, ये भी एक मुद्दा है कि इसकी कीमतें बढ़ रही है। अरे कीमतें केवल भारत में बढ़ रही है क्या? विश्व के सभी देशों में बढ़ रही है, पूरे दुनिया में बढ़ रही है, न कि केवल भारत में बढ़ रही है। यदि भारत में अन्य देशों की तुलना में भारत में भी डीजल और पेट्रोल की कीमतें वो कम हैं, अन्य देशों की तुलना करोगे तो यहाँ कम है। भारत देख लो, गूगल पे जाके सर्च कर लो, भारत के राज्यों में भी अंतर है। पंजाब हरियाणा में शायद 94-95 है शायद, जहां तक डाउन है। हाँ, नहीं तो वो चलो ठीक है, मान लिया, पाकिस्तान की बात ही नहीं कर रहे। भारत में देख लो, भारत में तो रुपए की कीमत बराबर है ना सभी राज्यों में। पंजाब हरियाणा में क्या है? तो बहुत बड़ा घाटा है ना, ये बहुत बड़ा घाटा है। इस घाटे को इसी प्रकार पूरा किया जा सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी खरीदो ना, स्कूटी खरीदो, पेट्रोल आप भूल जाओगे कि पेट्रोल पंप भी है क्या इस दुनिया में। मैं पिछले 3 महीने हो गए, मुझे याद ही नहीं है कि मुझे याद नहीं है कि पेट्रोल पंप है क्या, कौन सा पेट्रोल पंप किधर है।
कुछ नहीं है, टाइम से चार्ज कर लो, घुमाओ आराम से। पेट्रोल तो टंकी खोल के देखना पड़ता है, मीटर खराब हो जाता है, इसमें वो दिखाता है कि इतना चार्ज हो गया, इतना बाकी पड़ा है। घसीटने नहीं पड़ेगी स्कूटी को कभी। अगर अगर स्कूटी, हाँ तो फिर वो तो लापरवाही है ना, ये लापरवाही का नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों के आधार पर कंपनियां स्वयं कीमतें निर्धारित करती हैं। किसकी? पेट्रोलियम की। शून्य आधारित बजट, आउटकम बजट, व्यय सुधार आयोग के प्रयास, जिसमें ये शून्य आधारित बजट भी कुछ कम कर सकता है, ये आउटकम बजट उसको कम कर सकता है। व्यय सुधार आयोग ने भी कहा है कि कुछ खर्चों को कम करो। खर्चे तो बहुत हैं, अनावश्यक खर्चे बहुत हैं, और विशेषकर चुनावों के दौरान अनावश्यक खर्च। अरे भाई, जिसको वोट देना है वो वोट देगा, जिसको वोट नहीं देना है वो वोट नहीं देगा। और आजकल वोट लोग इंटरेस्ट लेकर, रुचि लेकर के वोट देते हैं। क्यों? किसी न किसी से उनकी दुश्मनी निकालनी होती है, और हर आदमी का कोई न कोई दुश्मन होता है, और नेता तो विशेष करके। हाँ तो वो तो कह रहा हूँ, लड़ाई अब नेताओं के साथ दुश्मन। अच्छा, ये 5 साल लूटते हैं, इस बार उनको पटकते हैं। तो अब चुनाव में, विशेषकर चुनाव में, आपको लगे कि मैं चुनाव के पीछे पड़ा हूं, वास्तव में बहुत अनावश्यक खर्च होता है। एक जगह खर्च हो रहा है, इसका मतलब वो खर्चा पूरे भारत में हो रहा है, विशेषकर लोकसभा के चुनाव में, और अनावश्यक। हाँ तो वो तो कह रहा हूँ, तो लोगों को अब जागरूक करने की जरूरत नहीं है वोटिंग के लिए। इस बार बढ़ा ना, अब शायद प्रशासन ये सोचे कि हमारी जागरूकता की वजह से नहीं, ऐसे कहीं थोड़ी, इसलिए थोड़ी बढ़ा है। और सभी जगह थोड़ी था सेल्फी बूथ, कुछ सिलेक्टिव बूथ पर ही था सेल्फी बूथ। और सेल्फी बूथ वहां, वो सेल्फी लेने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, वो सेल्फी तो कभी भी ले लेंगे वो। नहीं, कुछ सिलेक्टिव बूथ पे था। अब सकारात्मक उपाय में क्या करना है? ये सारे नकारात्मक थे, कम करो, सब्सिडी कम करो, पेट्रोल डीजल की कीमतों को निर्धारित करो, सब्सिडी सीधे खाता में दो, खर्चा कम कर लो, ऐसा निवेश कम करो जो अनुत्पादक हो। तो अब सकारात्मक उपाय क्या करने हैं? तो सकारात्मक उपाय में ये कर सुधार को छोड़ो, आप तो करों में वृद्धि कर सुधार का मतलब ही करों में वृद्धि करना है, करों में वृद्धि करना है, करों में वृद्धि कर सुधार कर। कर अपवंचन को रोक कर। अपवंचन मतलब, हाँ, कर चोरी करना, कर चोरी को रोक करके। ये भुगतान हो गया है। मतदाताओं को कर भुगतान के लिए प्रेरित किया जाए। ऐसा मतदाताओं, क्या करदाताओं को टैक्स देने के लिए प्रेरित किया जाए। अरे वो प्रेरित क्यों होंगे भाई? अब क्या दोगे उनको? जो चोरी करेगा कर की, वो करेगा। और क्या है? आप अगर कोई अमीर आदमी है और साधारण सा उसका औद्योगिक व्यवस्था, साधारण उद्योग चला रहे हैं, अब जैसे टाटा है, अंबानी है, बिरला है, अडानी है, ये टैक्स चोरी से नहीं बने, ये टैक्स चोरी नहीं करते। नहीं, हाँ वो एक अलग बात, लेकिन ये टैक्स चोरी नहीं करते। जितने भी बड़े उद्योगपति वो टैक्स चोरी नहीं करते। टैक्स चोरी कौन करेगा? जो मीडियम वाले हैं, छोटे उद्योग हैं, छोटे कारखाने वाले, वो टैक्स चोरी करेंगे। और अप्रत्यक्ष करों में कटौती कर, जीएसटी का क्रियान्वयन कर, अप्रत्यक्ष कर है उनमें कमी कर दी जाए।
अप्रत्यक्ष करों में कमी करोगे तो वो पैसा कहाँ रहेगा, जनता के पास रहेगा। ये एक अधिनियम है जो आरएस प्री में भी आया था ये, लेकिन आरएस प्री में आया था उसका जो आंसर है पता नहीं आरपीएस ने क्या किया है। यही आया था राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब का है, 2003 का ही है, जबकि आरपीएस ने उसका उत्तर कोई अलग बताया था। बाद में पता नहीं संशोधन हुआ है कि या नहीं हुआ है। राजकोषीय उत्तरदायित्व प्रबंधन बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 26 अगस्त 2003 को ये लागू हुआ है। 26 अगस्त 2003 को लागू हुआ। ये इसकी विशेषता क्या है देखो, राजकोषीय द्वारा राजस्व घाटा को कम करने का प्रयास करना, इसका मुख्य विशेषता यही है। राजकोषीय नीति द्वारा राजकोषीय घाटा कम करने का प्रयास किया जाएगा। और क्या देखो, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जब बजट पेश होगा तो संसद के दोनों सदनों में वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी बजट तो पेश करना ही करना है, उसके साथ अनुदान की योग के साथ 3 अन्य विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया का प्रावधान करना। बजट के साथ साथ 3 अन्य विवरण प्रस्तुत करना विनियोग योग के साथ। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। यानी राजकोषीय घाटे को कम करना है, राजस्व घाटे को कम करना है। और जब भी बजट पेश होगा तो बजट तो प्रारूप करना ही करना है, साथ में अन्य विवरण भी, विनियोग योग से संबंधित अन्य विवरण भी प्रस्तुत करना है। अधिनियम 2003 का है। वित्तीय वर्ष के दौरान या वित्तीय वर्ष के बारे में दोनों सदनों बजट के साथ विनियोग योग, बजट तथा विनियोग योग के अन्य विवरण प्रस्तुत करना। अब अन्य विवरण कौन कौन से हैं, ये हैं जो 3 विवरण दिए है ना, ये है मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति से संबंधित रणनीति विवरण, राजकोषीय नीति से संबंधित रणनीति विवरण, और समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित रूपरेखा। समष्टि क्या होती है, मतलब देखो, एक कोई अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था के भीतर छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, ये पूरी के बारे में बात करना क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। जैसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, माइक्रो या मैक्रो, मैक्रो। और इसके अंदर ही छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, यानी जैसे ये एक इंडस्ट्री है,
इसकी अर्थव्यवस्था की बात करना, तो वो क्या कहलाएगी? व्यष्टि कहलाएगी, MICRO। ध्यान रखना, ये वर्ड आते हैं, व्यष्टि, समष्टि, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी। तो समष्टि अर्थव्यवस्था यानी पूरे देश की अर्थव्यवस्था संबंधित रूपरेखा का विवरण पेश करना। राजकोषीय नीति से संबंधित रणनीति विवरण पेश करना, यानी उसके संबंध में राजकोषीय नीति से संबंधित कोई अगर प्लानिंग बनाई है तो। और मध्यावधि, मिड टर्म, 6 महीने बाद। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा विशेष परिस्थितियों में घोषित लक्ष्यों को पार कर सकेगा। अब इतना हो जाएगा ना, अगर ये सारा कर लिया जाए इन व्यवस्था को, तो ये परिणाम निकलेगा, ये परिणाम निकलेगा। राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा विशेष परिस्थितियों में ही घोषित लक्ष्यों को पार कर सकेगा, जैसे आपदा, राष्ट्रीय संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा की दशा में। कौन सा? ये कह रहे हैं कि जो राजकोषीय जो घाटा, हम किसी पॉलिसी के तहत राजकोषीय घाटे को कम किया गया, राजकोषीय घाटे को बढ़ने से रोकना है, तो ये उसको रोका जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में ही वो उस घाटा निर्धारित लक्ष्य से आगे जाएगा। कब? जब कोई आपदा आ गई है तो हमें बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, कोई राष्ट्रीय संकट आ गया है तो हमें खर्च करना पड़ेगा, देश की सुरक्षा के लिए खर्च करना है, तो उसी दशा में ही राजकोषीय राजस्व घाटा बढ़ेगा, अन्यथा नहीं बढ़ेगा। अगर समय से तो हाँ, जब ये परिस्थिति आएगी तो ऐसी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि नहीं बढ़े इतना करने के बाद भी, लेकिन ऐसा मान्यता है या ऐसा अगर करें तो शायद ये राजकोषीय घाटा और जो राजस्व घाटा है वो घाटे को जितना हम चाहते हैं कि इतना तक घाटा ठीक है, इतना घाटा तक होगा, तो वो उसको पार नहीं कर पाएगा कि इतना तो रहेगा, इससे ज्यादा कि 2% से ज्यादा घाटा नहीं होना चाहिए। तो इसकी सारी ये जितनी भी नीतियां हैं इसको अपना दिया जाए, जैसे मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरण, तो मिड टर्म में राजकोषीय नीति को समझा जाए कि क्या स्थिति है उसकी। हाँ, अब देखो, राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता लाने का प्रयास करें, पारदर्शिता लाएं उसमें, राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता लाने का प्रयास करें। राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता लाना, परिचालन मतलब राजकोषीय जो नीति बनाई जा रही है, जो प्लानिंग चल रही है, हाँ, उसका ऑपरेशन कैसे उसको संचालित करना है, उसमें पारदर्शिता लानी चाहिए। हाँ, कितना कहाँ हो रहा है, कोई भी हिडन प्लान नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्या करना है? राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, आकस्मिक देयताओं यानी जो सडन कुछ आपदा वगैरह आ गई है तो उसके लिए, कुल देयताओं यानी टोटल जो लायबिलिटी है वो, सार्वजनिक खर्च में कमी लाने की रणनीति तैयार करना, क्योंकि इसको हाँ, कि राजकोषीय घाटे को अगर सारी किया जाए तो राजकोषीय घाटा कम किया जा सकता है, राजस्व घाटा कम किया जा सकता है। और अपने घाटे का सबसे बड़ा कारण क्या है? पेट्रोल डीजल, पेट्रोल और डीजल है। कुल देयताओं यानी टोटल लायबिलिटी कम करें, लायबिलिटी कम करने का मतलब है आप उधार मत लो, उधार ही तो सबसे बड़ी लायबिलिटी है, उधार मत लो। सार्वजनिक खर्च में कम करो, सड़क बना रहे हो तो टोल टैक्स लो, कौन सा? हाँ, हाँ, तो वो तो अब वो अभी फाइनल थोड़ी है, हुआ थोड़ी, शुरू थोड़ी हुआ, बनने शुरू हुए हैं तो
तो हाँ, नहीं कुछ तो फायदा होगा ही ना, कुछ तो हमें पेट्रोल है वो सस्ता मिलेगा ही, कुछ भरपाई हो जाएगी। और पेट्रोल को कम करने का एक ही तरीका है, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां सरकार को, अरे नहीं, कम से कम बाइक को तो मोटिव प्रमोट करो, स्कूटी बाइक को तो करो, ताकि शहरों में तो हो। शहरों में स्कूटी बाइक के लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत ही नहीं है। नहीं, शहर में जरूरत ही नहीं है, आप घर पे रिचार्ज करो। हाँ, हाँ तो कारें आ गई ना, कारें आ गई है, तो कारें आएगी, रिचार्ज कहाँ करेंगे, घर पे करोगे, फिर शाम को ही लगानी पड़ेगी, तब जाके वो 6-7 घंटे में रिचार्ज होगा, वरना वहाँ जाते ही वहाँ तो स्पीड से हो रहा है, स्पीड चार्जर होने चाहिए। अब ये कार हैं, एक बार रिचार्ज करने पर 300 से 350 किलोमीटर चलती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, जोधपुर जाओगे, वापस आने के लिए आपको वहाँ 5-6 घंटे रुकना पड़ेगा, अगर घर में चार्ज करते हो तो। और स्पीड चार्ज है तो 5 मिनट में, 10 मिनट में चार्ज हो जाएगा। तो ये कम करने की जाए, ये कम करोगे तो ये घाटा कम हो जाएगा। सरकार अर्थोपाय अग्रिम के अलावा किसी और प्रकार से रिजर्व बैंक से उधार नहीं ले सकती। मतलब सरकार जो पैसा ले तो कोई न कोई ऐसा उपाय करे जो उधार की श्रेणी में नहीं आए और नई मुद्रा जारी नहीं करें, यानी रिजर्व बैंक से नहीं ले उधार, इसके अलावा आप कुछ भी कर लो। कोई अर्थोपाय मतलब उस पैसे, उस घाटे को पूरा करने के लिए कोई दूसरा उपाय करें, न कि भाई बॉन्ड बेच दो, अंश पत्र बेच दो, ऋण पत्र बेच दो, वैसे नहीं, या रिजर्व बैंक को कह दिया कि आप मुद्रा जारी कर दो, ये काम नहीं करना, आप कोई दूसरे उपाय करो, और पहले से ही कर लो, पहले से ही कर लो, मतलब पहले से ही रेगुलर चलता रहे ये काम, न कि जब जरूरत पड़े तो रिजर्व बैंक के पास गए और कह दो उधार दे दो, बॉन्ड बेच दो। आगे समझ में क्या कर रहे हैं अपन, राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए सकारात्मक उपाय कर रहे थे, जिसमें से हमने क्या किया था, कौन सा कर रहे हैं अपन, हाँ 2003 वाला अधिनियम। एफआरबीएम का उद्देश्य क्या है, एफआरबीएम वो 2003 वाला ही है, ये ध्यान रखिए, पता नहीं कि आप सोचो कि ये क्या है, 2003 वाला फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो कि इसका उद्देश्य क्या है, तो कि प्राथमिक उद्देश्य क्या है, राजस्व घाटे को कम करना। देखो बात क्या की जा रही है, राजस्व घाटे को ही कम करने की बात की जा रही है। राजस्व घाटा कम होगा तो सारे घाटे अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए क्या करोगे, उधार लोगे, उधार लोगे तो क्या करना पड़ेगा, ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो राजकोषीय घाटा आ जाएगा। फिर क्या करना है, राजकोषीय घाटे को कम करना है। राजकोषीय प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। राजकोषीय घाटे, राजकोषीय प्रबंधन की पारदर्शी प्रणाली की शुरुआत करनी है। जब ऋण बांटे तो समान रूप से बांटे, इसीलिए रिजर्व बैंक ने निर्धारित कर रखा है कि जब शेड्यूल्ड बैंक के अपना ऋण बेचे, ऋण देवे, तो कितना परसेंट है वो उद्योगों को देना है, कितना परसेंट छोटे उद्योगों को देना है, कितना परसेंट किसानों को देना है, ये निर्धारित कर देता है। और मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए, मुद्रास्फीति के प्रबंधन के लिए केंद्रीय बैंक की आवश्यक लचीलापन देना, केंद्रीय बैंक को क्या कराना, लचीला बनाना है। और जो सार्वजनिक धन है, सरकार का राजकोष है, उसके प्रबंधन में सुधार लाना, प्रबंधन में सुधार लाना।
FRBM का उद्देश्य एक ही है, घाटे को कम करना, मैनेजमेंट में सुधार करना, पारदर्शिता लाना, प्रबंधन में पारदर्शिता लाना। आगे समझ में है कुछ नहीं, और पूछा हुआ प्रश्न भी है। सार्वजनिक धन के प्रबंधन में सुधार लाना, सार्वजनिक धन के प्रबंधन में सुधार। अब इसका महत्व क्या है FRBM का? राजकोषीय प्रबंधन और व्यापक आर्थिक स्थिरता आएगी, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीति के बीच समन्वय स्थापित होगा, राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता में अंतरपीढ़ीगत इक्विटी सुनिश्चित करता है, समानता सुनिश्चित करता है। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी नोट तो कर लो। राजकोषीय प्रबंधन होगा, राजकोष का क्या होगा? प्रबंधन होगा। फिर अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में समन्वय होगा, राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में समन्वय होगा, और राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता में अंतरपीढ़ीगत यानी इक्विटी यानी समानता सुनिश्चित करता है। ऐसा प्रश्न मुश्किल है कि पूछे। राजकोषीय घाटा या मौद्रिक घाटा है या राजस्व घाटा है वो कम होगा। राजकोषीय परिचालन में पारदर्शिता आएगी। इसमें इसमें हाँ, अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी ना, आर्थिक स्थिरता यानी अर्थव्यवस्था में स्थिरता आएगी। राजकोषीय घाटे में वृद्धि क्यों हो रही है? राजकोषीय घाटे में वृद्धि का कारण क्या है? तो एक तो छठा और सातवां वेतन आयोग लग गया, कर्मचारी वेतन के पीछे पड़े हैं, दूसरे खर्चे कम नहीं करते जितने। हटा दो मैं तो है 8वां मना कर दिया ना तो खराब ही है, सीधा से बताऊं मैं, सब मेरे जैसे नहीं होंगे कि कोई बात नहीं मत दो 8वां। सरकार ने नहीं, बीच में आया भी था कि कमेटी गठित हो रही है। नहीं तो बात तो वही है, वो ऐसे नहीं करेंगे, वेतन आयोग ना करके वो पैसा किसी और तरीके से बढ़ाएंगे। और वैसे तो सही भी है, क्या ये वेतन आयोग जो रेगुलर बढ़ रहा है वो मिल जाएगा पैसा। परंपरा रूढ़ियां हैं, ये प्रथाएं हैं फालतू। वेतन आयोग छठा और सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट समय पर लागू हो गई तो उससे क्या हुआ? बाजार में पैसा आया, उससे सरकार को ज्यादा पैसा देना पड़ा। ये देखो, इसको बंद करो मत कर, ये नरेगा है ना, ये है भ्रष्टाचार का अड्डा, तो या इसको सही तरीके से लागू कर दो। सबसे बड़ी तरीका इसको सही तरीके से लागू कर दो। नहीं जाता है, जेसीबी बुलाते हैं, हाँ काम करना, जेसीबी बुलाई और ये
वही तो करो, तो तरीके से ईमानदारी से लागू करें तब तो ये नरेगा ठीक है, वरना ये न हटाने का मन कर रहा है मेरे पे। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये ठीक है थोड़ी, क्योंकि गरीबों के लिए, उनके लिए। लेकिन ये बीच बीच में दूसरे आते हैं ना, खाद्यान्न किट। अभी वो कोई वीडियो भी आया था, कोई सर्वेयर जाता है घर में, दरवाजा खटखटाता है, बच्चा बाहर आता है, पूछता है कि ये चीज़ें मिल रही है कि हाँ मिल रही है, सारी की किट मिल रहे हैं, खाद्यान्न मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, सारा मिल रहा है कि अच्छा ठीक है। फिर पापा कहाँ हैं, कि पापा सो रहे हैं। क्योंकि पापा क्या नहीं, पापा क्या करते हैं, क्योंकि पापा पहले जब ये नहीं मिलता था तब तो गधे की तरह काम करते थे, और अभी घोड़े की तरह सो रहे हैं, सांड की तरह सो रहे हैं। मतलब ये मैसेज तो है सब में। रक्षा खर्च में वृद्धि हुई, ये जरूरी है। सब्सिडी खर्च में वृद्धि हुई, इसकी वजह से घाटा। आर्थिक पैकेज दिए जाने लगे, कोविड के समय कोविड दिया था ना, कितने, 20 लाख करोड़ का पैकेज। किसमें दिया, किसको दिया, कहां दिया, परिणाम क्या निकला, किसी को कोई पता नहीं। 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई को दिया। हाँ ये तो ठीक है, वैसे लगता भी है कि दिया होगा, क्योंकि एमएसएमई का जो योगदान है ना, वो भी 26% के आसपास है, बढ़ा है पिछले 4-5 सालों में। किसानों की कृषि ऋण माफी योजना, ये अब क्या, ये सही है क्या कृषि ऋण माफ करना? कृषि ऋण उन्हीं का माफ कर दिया जाए वास्तव में जिनकी माफी के करने लायक है। सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण में भूमिका में वृद्धि होना, लोक कल्याणकारी की भावना को बढ़ावा देने के लिए खर्च में वृद्धि हुई। बजट घाटा आया था क्या पहले? बजट के प्रकारों में बजट घाटा। अब देखो, जब सरकार बजट खर्च, सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक हो जाता है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है कि जब खर्च आय से अधिक हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, बजट घाटा कहते हैं। यानी टोटल जो आय है, सार्वजनिक आय में से, सार्वजनिक खर्च में से सार्वजनिक आय को घटाने पर, एक ही लाइन लिख लें, दोनों लाइन एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, दोनों नहीं लिखनी है। सार्वजनिक खर्च में से सार्वजनिक प्राप्तियों को घटा देने पर क्या प्राप्त होता है, बजट घाटा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बजट घाटा प्राप्त होता है। अब जो सार्वजनिक खर्च हैं, देखना, सार्वजनिक खर्च में दोनों खर्च शामिल होते हैं, पूंजीगत खर्च और राजस्व खर्च। जब भी सार्वजनिक खर्च की बात आती है तो दोनों खर्च शामिल होते हैं, पूंजीगत खर्च और सार्वजनिक राजस्व खर्च। ये तो पता ही नहीं पूंजीगत खर्च कौन सा होता है, ऐसा खर्च जिससे लायबिलिटी कम होती है, जैसे आपने उधार लिया, उधार चुकता कर दिया, क्या कहलाएगा, पूंजीगत खर्च ही तो हुआ ना, कि हमें ब्याज नहीं देना पड़ेगा तो ब्याज बच गया। और राजस्व खर्च यानी जिससे कोई आय प्राप्त नहीं होती है। सार्वजनिक प्राप्तियों में दोनों प्राप्तियां शामिल हैं।
ये अपन पहले कर चुके हैं, याद है ना? भूल गए क्या? कुल बजट प्राप्तियों में से व्यय को कम कर दो। पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां माइनस पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय बराबर बजट घाटा। राजस्व पूंजीगत प्राप्तियां दोनों, राजस्व प्राप्तियां पूंजीगत प्राप्तियां माइनस कुल राजस्व और पूंजीगत खर्च। बजट घाटा, आय व्यय का अंतर, आय व्यय का अंतर। आय में दोनों पूंजीगत आय, राजस्व आय। व्यय में दोनों खर्च, पूंजीगत खर्च, राजस्व खर्च। समझ गए? चले आगे। ये क्यों लिख रहे हो? ये तो किया है अपन ने, फॉर्मूला नहीं किया था क्या? ये नहीं किया था, ये पूरा ही किया था, वहां बजट के प्रकारों में किया था। अब इसकी पूरी डिटेल है। राजस्व घाटा क्या होगा? राजस्व घाटा किसे कहेंगे? राजस्व आय में से राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियां शामिल होती है। इससे पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां शामिल नहीं होती है, लिखना नहीं है। राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होती है, ये सारा कुछ लिखना नहीं है, अपन लिख चुके हैं पहले ही। पन्ने पलटो, देखो पीछे चलो, पीछे चलो। हेडिंग अगर ढंग से डाल रखी है तो दिख जाएगा, वरना घर जाके भी नहीं दिखेगा। राजस्व अपने की ध्यान किया था अपने, बजट, बजट घाटा, राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा किया था, याद है ना? वही तो है, वहां बजट शॉर्ट में हुआ था कि कौन कौन से बजट के प्रकारों में आए। राजस्व है तो केवल राजस्व, राजस्व शामिल होगा। पूंजीगत होगा तो केवल पूंजी, पूंजीगत, पूंजीगत आय, पूंजीगत व्यय, राजस्व आय, राजस्व व्यय। अब कम कैसे करें राजस्व व्यय को? खर्चे कम कर लो, निवेश कम नहीं करना है, खर्चे कम करने हैं। अगर भ्रष्टाचार कम हो जाए ना तो राजस्व घाटा भी कम हो जाता है, क्योंकि जो ऑफिस में दैनिक खर्चों में बहुत भ्रष्टाचार होता है। छोटे ऑफिस में नहीं, बड़े ऑफिस में, डीडी, जेडी, डायरेक्टरेट, जो डायरेक्टर लेवल के ऑफिस होते हैं वहां। और फिर भी डायरेक्टर लेवल तक इतना नहीं होते हैं जितने जो छोटे ऑफिस होते हैं। यहां तक कि बिल ऐसे पास कर देते हैं, जैसे बाबू ने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा ही नहीं, कंप्यूटर खरीदा ही, कंप्यूटर पड़े हैं ऑफिस में, 4-5 कंप्यूटर पड़े हैं, देखा है मैंने, कंप्यूटर पड़े हैं, और एक कंप्यूटर का बिल ले आए फर्जी, किसी दुकान वाले से ले आए, 1000 रुपये दिए, वो तो बिल दे देगा। बिल ले आए, बाबू को कह दिया, जिसको जो पास करेगा, बिल पास करने वाला भी होगा, पास करने वाला होगा, उसको कह दिया 2000 तुझे मिल जाएंगे, और 15,000 का बिल काट दिया। ऐसा कई ऑफिस में होता है। तो ईमानदारी की कमी से भी राजस्व घाटा बढ़ता है। सबसे बढ़िया तरीका राजस्व घाटा कम करने का एक ही तरीका है, ईमानदारी। ईमानदारी अब आना बहुत मुश्किल है, आ जाएगा क्या? किसी को लगता है कि देश के लोग ईमानदार हो जाएंगे? अमीर होने पर ईमानदार हो जाएंगे? चलो मान लिया, लेकिन अमीर होंगे नहीं सारे। जिस देश की जनसंख्या 1.5 अरब हो, वो देश अमीर कैसे हो सकता है? वहां के लोग अमीर कैसे हो सकते हैं? सारे के सारे लोग अमीर कैसे हो सकते हैं? दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, वहाँ अमीर देश हैं या अमीर लोग हैं, वहाँ या तो इंडस्ट्री ज़्यादा है, और वो पुराने देश है। पुराने देश मतलब भारत आज़ाद हुए 76 साल हुए, कितने तो है,
हाँ? जबकि इस काल में जो आजाद हुए देश हैं भारत के आसपास, उनकी स्थिति लगभग सबकी एक जैसी है। कोई ज्यादा बर्बाद है, कोई कम बर्बाद है। चाहे वो चीन ले लो, चाहे भारत ले लो, या कोई और देश ले लो, पाकिस्तान की तो बात ही नहीं करनी। अब देखो, सार्वजनिक उद्यमों के स्वामित्व के शेयर बेच लो। सार्वजनिक उद्यमों के शेयर हैं वो बेच करके कम किया जा सकता है। और क्या करें? सरकार, जनता, रिजर्व बैंक बाहर से उधार लेकर कोष प्राप्त कर सकती है। सरकार कहाँ से? जनता से, रिजर्व बैंक से और बाहर से उधार लेकर के क्या कर लेगी? कोष प्राप्त कर लेगी। उससे हम राजस्व खर्च को कम कर सकते हैं। लेकिन उधार तो ले ही लिया ना, ब्याज तो देना ही पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा? बस आज इतना ही करेंगे।